हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 37वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं 100 बार कह चुका हूँ, सिर्फ पागलपन या जुनून नहीं हो तुम मेरा, प्यार हो तुम मेरा। और प्यार में रिस्पेक्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शीतल अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, ऐसा हो सकता है मिस्टर भोसले, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जब प्यार दिल से ना होकर सिर्फ जिस्मों से हो तो रेस्पेक्ट कहीं आसपास भी नहीं होती। बस उस प्यार की कमी है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और रजत बस अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने एक बार फिर से अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें, जिसमें से प्यार तो तुम्हें मिलते ही ख़त्म हो गया था। इसीलिए तो कभी तुम्हारे अलावा किसी और को अपने करीब आने नहीं दिया। तुम साथ थी तब भी और जब तुम साथ नहीं थी तब भी। अगर प्यार सिर्फ जिस्म से होता तो तुम्हारे जाते ही कोई और आ जाती मेरी ज़िंदगी में, लेकिन कोई नहीं आई और ना ही कभी कोई आएगी। शीतल वापस स्वीटी के पास आई और बिल्कुल उसे अपने सीने से लगाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो यही थी कि वो न सिर्फ रजत से बल्कि स्वीटी से भी दूर चली जाएगी। वहीं उसके सोने के कुछ देर बाद रजत अपने कमरे में आया और आकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया। उसका हाथ शीतल के सिर पर था और उसके बालों को वो सहला रहा था। लेकिन जब इतने में भी उसे चैन नहीं आया तो वो अपनी जगह से उठा और स्वीटी को अपनी तरफ खींचकर खुद शीतल की तरफ आ गया। उसे शीतल के पेट पर अपना हाथ रखा और फिर उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो कुछ ही पलों में उसके उबलते हुए दिल को ठंडक पड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो भी गहरी नींद में सो चुका था। सुबह का वक्त शीतल की आंखें खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले रजत पर गई, जो बिल्कुल उसके बगल में सोया हुआ था। उसने तुरंत पलटकर दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर स्वीटी नहीं थी। स्वीटी कुछ देर पहले ही उठ चुकी थी और उठते ही वो कामाक्षी जी के पास भाग गई थी ताकि रजत और शीतल आराम से सो सके। वो भी शायद उन दोनों को ऐसे आराम से सोते हुए देख रही थी। शीतल ने वापस रजत की तरफ देखा और उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वो सब बातें याद कर एक बार फिर से उसकी आंखों में नमी तैर गई और वो आंसुओं की बूंद रजत के चेहरे पर गिरी तो रजत ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुबह सुबह रोने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर शीतल बेड से उठने लगी। रजत ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोका और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें उस रस्म को करने की ज़रूरत है। तुम तो पहले ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर हल्दी की रस्म करोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। फिर कहीं ऐसा न हो तुम्हारे साथ खड़ा मैं अच्छा ही ना लगूं। शीतल बोली, मेरे साथ आप नहीं विराट खड़े होंगे। रजत तुरंत बोला, टांगे ना तोड़ दो उसकी, तुम्हारे साथ खड़ा होकर तो दिखाए। शीतल बोली, धमकी मत दीजिए मुझे। रजत भी जल्दी से बोला, धमकी कहाँ दे रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ। धमकी देना रजत भोसले का काम नहीं। या तो वो सीधा सीधा काम करता है या फिर पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जानता है जो चीज़ उसकी है वो उसके पास आकर ही रहेगी। शीतल मायूसी से बोली, आपके लिए मैं कोई चीज़ हूँ? रजत मुस्कुराया और बोला, तुम वो हो जिससे मेरी पूरी दुनिया है। ये बोलते हुए उसने शीतल का चेहरा अपने हाथों में अच्छे से थामा और उसे अपने चेहरे पर झुकाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। तभी स्वीटी की आवाज़ आई, एंजल। शीतल तुरंत रजत के ऊपर से हटी तो देखा स्वीटी अपने हाथों में छोटा सा कांच का बाउल लेकर खड़ी थी, इसमें येलो कलर का कुछ था। स्वीटी भागते हुए उसके पास आई और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, आज आपकी हल्दी है ना एंजल, और मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हल्दी आपको मैं लगाऊंगी, इसीलिए मैं जल्दी से ये हल्दी ले आई। अब मैं आपको जल्दी से हल्दी लगा दूं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ पर थोड़ी सी हल्दी ली तो रजत ने तुरंत उसे रोका और उसे अपनी गोद में उठा लिया।
रजत स्वीटी को अपनी गोद में बिठाकर शीतल की तरफ देखते हुए बोला, अभी हल्दी की रस्म शुरू नहीं हुई है स्वीटी बेटा, अभी तो आपकी एंजल को रेडी होना है, एक अच्छा सा गाउन पहनना है और इतना खूबसूरत लगना है कि उसे देखकर हल्दी का रंग भी फीका पड़ जाए। उसके बाद होगी हल्दी शुरू और सबसे पहले आप ही अपनी एंजल को लगाएंगी हल्दी और सबसे बाद में। ये बोलते बोलते वो रुक गया और शीतल की नज़रें रजत को देख रही थी। तभी स्वीटी रजत की गोद से उठी और बोली, ओहो, अभी एंजल को रेडी होना है, तो फिर मैं इस हल्दी का क्या करूं? इसे मैं वापस दादी को दे आती हूँ। उसके बाद से पहले रजत ने चोरी से उस बाउल में से थोड़ी सी हल्दी ले ली। स्वीटी के जाने के बाद शीतल भी अपनी जगह से उठने लगी तो रजत ने तुरंत अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा और उसे रोक लिया। शीतल की पेट रजत के सीने से जा लगी और रजत उसके गाल से गाल लगाकर बोला, कहाँ जा रही हो, जरा हल्दी तो लगवाते जाओ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में लगी हुई हल्दी शीतल के गाल पर लगानी शुरू कर दी तो शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो पलटकर रजत की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। रजत ने उसके पेट पर अपना हाथ रखे हुए ही उसे अपनी तरफ घुमाया। शीतल उसे देख रही थी। रजत अपने हाथ में लगी हुई बाकी की हल्दी उसकी गर्दन पर लगाते हुए बोला, फिलहाल इतने से काम चलाओ, लेकिन जब हल्दी की रस्म ख़त्म होगी तो बाकी सबकी हल्दी तुम्हारे जिस्म से उतरेगी और मेरी हल्दी तुम्हारे जिस्म पर ऐसी लगेगी जो तुम चाह कर भी नहीं निकाल पाओगी। ये बोलकर वो शीतल की गर्दन पर झुका और हल्का सा उसे चूमकर वहाँ से वॉशरूम में चला गया। सुबह के 11 बजे शीतल अपने कमरे में थी, तभी प्रिया और श्रेया उसके पास आई। श्रेया उसे देखते ही बोली, क्या बात है, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई सूर्यमुखी का फूल। उसकी बात सुनकर शीतल बस उसे देखने लगी। शीतल हंसी और बोली, अब मैं क्या करूं, जो तुम लग रही हो वही तो कहूँगी ना। इस येलो कलर के लहंगे में तुम बिल्कुल सूर्यमुखी का फूल लग रही हो। चलो आओ अब इस फूल को बाहर गार्डन में लेकर, ताकि इसे और पीला किया जाए। उसकी बात सुनकर प्रिया भी हंसने लगी। शीतल ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। श्रेया जानती थी कि वो क्यों नहीं हंस रही। अंदर ही अंदर उसे टेंशन जो हो रही थी कि अब रजत हल्दी में क्या ही करेगा। तभी उसने प्रिया को वहाँ से जाने का इशारा किया तो प्रिया वहाँ से चली गई। प्रिया के जाने के बाद श्रेया शीतल से बोली, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो तुम? शीतल तुरंत बोली, किसी भी सोच में नहीं, मैं क्यों कुछ सोचूंगी। श्रेया बोली, तुम क्या सोच रही हो, ये किसके बारे में सोच रही हो, ये मैं तुम्हें बता सकती हूँ। शीतल ने जल्दी से पूछा, तो अच्छा बताओ, मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। श्रेया बोली, अपने पागल बिल्ली के बारे में। उसकी बात सुनकर शीतल के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि वो सच में रजत के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन फिर वो श्रेया को ना करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं रजत के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। शीतल बोली, मुझे बातों के जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। अब चलो यहाँ से, वरना स्वीटी और माँ मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी हल्दी की रस्म में देरी हो। ये बोलकर शीतल ने अपना लहंगा संभाला और कमरे से बाहर जाने लगी। श्रेया उसे जाते देख मन ही मन में बोली, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी और उतावली तुम शादी के लिए हो रही हो, उतनी ही शादी में गड़बड़ होने वाली है। रजत तुम्हें विराट से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करने देगा। बस देखना ये है कि आखिर तुम्हारा पागल बिल्ला करता क्या है। ये बोलकर वो हंसी और फिर शीतल के साथ बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गई। बाहर गार्डन एरिया में हल्दी की थीम के हिसाब से तैयारी की गई थी। बड़े बड़े कर्टन्स लगे हुए थे जिन पर शीतल और विराट का नाम लिखा हुआ था। रजत वहीं पर था, लेकिन फिलहाल शीतल के सामने नहीं आ रहा था। शीतल की नज़रें भी इधर उधर घूमते हुए रजत को ही ढूंढ रही थी। श्रेया ने उसे लाकर वहाँ पर लगे हुए सोफे पर बिठाया।
जहाँ पर विराट पहले से ही बैठा था। विराट उसे देखते हुए बोला, आज तो सच में कयामत ढा रही हो तुम। मुझे नहीं लगता तुम्हें हल्दी की ज़रूरत है, तुम तो पहले से ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। शीतल बस फीका सा मुस्कुराई। वो विराट से नाराज़ थी। हालांकि कल रजत ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि विराट की भी कोई गलती नहीं थी। विराट खुद रजत के कमरे में आया था, उसे ज़रूरत ही नहीं थी रजत के कमरे में जाने की, लेकिन फिर भी वो गया। और फिर वहाँ पर उन दोनों की जिस तरह से बहस हुई, शीतल को नहीं लगता था कि इसमें विराट बिल्कुल भी निर्दोष है। अगर गलती रजत की थी तो गलती विराट की भी थी। बस रजत की गलतियाँ सबको दिखाई दी और विराट की गलती पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शीतल को चुप देखकर विराट एक बार फिर से बोला, क्या हुआ, मुझसे नाराज़ हो क्या तुम? शीतल उसे देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो फिर ये भी पता होगा कि मैं नाराज़ क्यों हूँ। विराट तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी शीतल, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था रजत की हरकतों पर, बस इसीलिए उससे बात करने चला गया। शीतल उसकी बात बीच में काट कर बोली, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विराट कि तुम्हें बात करने से मिस्टर ग्रीन आइज़? उसे ग्रीन आइज़ बोलते ही विराट की आंखें बड़ी हो गई। तो शीतल तुरंत अपनी बात को संभालते हुए बोली, मिस्टर भोसले से बात करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मुझे तो नहीं लगता कि अब बात करने लायक कुछ रह गया है। तो फिर तुम्हें ये सब क्यों लगा? तुम क्यों गए थे वहाँ पर विराट? विराट मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं रजत इस शादी को रोकने के लिए क्या करेगा, लेकिन मैं उसे ये शादी रोकने नहीं दूंगा। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आई रियली लव यू शीतल। तभी कामाक्षी जी वहाँ पर आई और बोली, हल्दी की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अब हल्दी की रस्म शुरू करें। शीतल कामाक्षी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। कामाक्षी जी ने भी सभी गेस्ट को वहाँ पर बुलाया और फिर शीतल को हल्दी लगाने की रस्म शुरू हुई। अंकिता, जो कामाक्षी जी के साथ ही खड़ी थी, वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, रजत कहाँ है? शीतल को हल्दी लगाने का हक तो रजत का भी बनता है। आखिर दोनों के बीच और कोई रिश्ता ना सही, लेकिन दोस्ती तो है ही ना। शीतल गुस्से भरी नज़रों से अंकिता को देख रही थी। तभी रजत वहाँ पर आया और बोला, ये तो तुमने सही कहा अंकिता, हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो है ही। और इस दोस्ती के रिश्ते के नाते मुझे लगता है कि शीतल की हल्दी मुझे ही शुरू करनी चाहिए। स्वीटी रजत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब एंजल को सबसे पहले हल्दी लगाएंगे डैड, पर एंजल को सबसे पहले हल्दी तो मुझे लगानी थी। रजत ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, आई एम सो सॉरी परी बेटा, आई एम सॉरी स्वीटी बेटा, लेकिन प्लीज़ क्या मैं तुम्हारी एंजल को सबसे पहले हल्दी लगा दूँ, उसके बाद तुम अच्छे से अपनी एंजल को हल्दी लगाना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ क्या पहली बार तुम्हारी एंजल को मैं हल्दी लगा सकता हूँ? स्वीटी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है डैड, आप एंजल को हल्दी लगा दीजिए। रजत ने अपना हाथ बाउल में डाला तो विराट के चेहरे पर तेवरा आ गई। उसे रजत को वहाँ देखकर ही गुस्सा आ रहा था। बाकी सबकी नज़रें भी इस वक्त रजत और शीतल पर टिकी थी और अंकिता के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। रजत ने अपने हाथों में हल्दी ली और उसे शीतल के चेहरे पर लगाने लगा। रजत उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, क्या हुआ, अभी तो सिर्फ चेहरे पर हल्दी लगाए है, और ये भी इसलिए लगाई ताकि मेरी हल्दी के ऊपर ही बाकी सबकी हल्दी लगे। किसी और की लगाई हल्दी तुम्हें छू भी न पाए, बाकी तो हल्दी से खेलना अभी बाकी है। वहीं विराट गुस्से से कांपने लगा था। रजत ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में दोबारा हल्दी ली और फिर विराट की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, सोच तो रहा था तुम्हें हल्दी लगाने की, लेकिन शादी तो तुम्हारी होगी नहीं, तो रस्में करने का क्या ही फ़ायदा। ये बोलते हुए उसने हल्दी से भरा हुआ
बाउल अब शीतल के गर्दन पर रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जिसकी शादी होनी है उसे हल्दी लग गई, अब बाकी किसी और को लगे ना लगे, आई डोंट केयर। विराट भी एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं भी देखता हूँ ये शादी कौन रोकता है, ये हल्दी भी होगी और ये शादी भी। ये बोलते हुए उसने शीतल का हाथ हल्दी के ऊपर रखा और उसके हाथ से खुद के गाल पर हल्दी लगा दी। शीतल का हाथ बुरी तरह से कांप रहा था और उसकी नज़रें रजत पर टिकी हुई थी, जिसकी आंखें ही बता रही थी कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। शीतल ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और बोली, अगर आप लोगों को ढंग से हल्दी सेलिब्रेट नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। जैसे ही उसने कहा, कामाक्षी जी तुरंत बोली, तुम सही कह रही हो शीतल, मुझे नहीं लगता ये लोग हल्दी होने देंगे। विराट उसकी बात सुनकर जल्दी से बोला, आई एम सो सॉरी, शायद मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता मेरी और शीतल की हल्दी ख़राब हो। लोगों का क्या है, लोगों को तो सिर्फ सब कुछ बिगाड़ना ही आता है। रजत एटीट्यूड से बोला, मेरी चीज़ मैं बेशक से बिगाड़ूं या फिर संवारूं, हु द हेल आर यू। विराट गुस्से से बोला, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर आ रहे हर्षवर्धन जी पर गई तो वो चुप हो गया। रजत ने अपना फ़ोन निकाला और शीतल के पास आकर उसके गाल से अपना गाल लगाया और उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करके वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सबसे पहले स्वीटी ने शीतल को हल्दी लगाई और फिर श्रेया और प्रिया ने एक एक कर बाकी सब मेहमानों शीतल को हल्दी लगाना शुरू की। लेकिन इन सब के बीच बातें तो बहुत हो रही थी। जो मेहमान आए हुए थे उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये शादी में चल क्या रहा है। वहीं अंकिता रजत के इरादे अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, लगता है अब मुझे मेरा आखिरी दाव ही खेलना पड़ेगा। अगर इस शादी को रोकना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि रजत खुद इस शादी को रोक ही न पाए। कुछ देर बाद जब सबने शीतल और विराट को हल्दी लगा दी तो कामाक्षी जी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, अब जाओ जाकर शावर ले लो, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लेना, शाम को संगीत का फंक्शन है। कुछ देर बाद कामाक्षी जी ने विराट को भी शावर लेने के लिए गेस्ट रूम में भेज दिया। सभी गेस्ट को खाने पीने और गाने बजाने में बिजी हो गए। शीतल अपने कमरे में आई और आते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाला। आज पहली बार उसे गार्डन से अपने कमरे में आने में इतना ज़्यादा डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं रजत उसे रोक ना ले या फिर कहीं अपने साथ ना ले जाए, क्योंकि रजत ने उसे धमकी दी थी कि वो उसके जिस्म पर अपने नाम की हल्दी ज़रूर लगाएगा। इसका मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। शीतल दरवाजे पर अच्छे से चिटकी नहीं लगाए और फिर अपना दुपट्टा उठाकर सीधा वॉशरूम में बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में आई उसकी आंखें ही बड़ी हो गई। पूरा वॉशरूम एकदम खुशबू से भरा हुआ था और नीचे की तरफ सेंटेड कैंडल और गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। सामने बाथटब के आसपास भी बहुत सी कैंडल्स लगी हुई थी और हल्दी के हिसाब से सारी डेकोरेशन भी की हुई थी। साथ ही 2 हल्दी से भरे हुए बाउल्स भी रखे थे, जिन्हें देखकर ही शीतल को एकदम से हिचकी आ गई। उसने तुरंत अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखना चाहा, लेकिन वो अपना चेहरा हिलाती उससे पहले ही रजत ने पीछे से आकर हल्दी से भरा हुआ अपना हाथ शीतल के पेट पर रखा और फिर उसके गाल से अपना गाल रगड़ना शुरू किया और बोला, कहाँ जाने की तैयारी में हो? अभी तो हल्दी की रस्म शुरू भी नहीं हुई और तुम यहाँ से जाना चाहती हो? शीतल तुरंत उसकी तरफ पलटी और बोली, ये सब क्या है? मुझे शावर लेना है, आप जल्दी से बाहर जाइए और हटाइए ये सब यहाँ से, वरना मैं दूसरे वॉशरूम में जा रही हूँ। रजत बोला, इतनी जल्दी क्या है शावर लेने की, पहले ये रस्म तो पूरी कर लो। शीतल बोली, मुझे आपके साथ कोई हल्दी की रस्म नहीं करनी।
जितनी हल्दी की रस्म होनी थी वो हो चुकी है। मुझे जितनी जल्दी हल्दी लगनी चाहिए थी वो लग चुकी है। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे ये सब हल्दी उतारनी है। रजत बोला, अभी तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से हल्दी के रंग में रंगा ही नहीं और तुम हल्दी उतारने की बातें करने लगी। उसकी बात सुनकर शीतल अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। जिस तरह से रजत उसके करीब आ रहा था, शीतल को उसके इरादे साफ पता चल रहे थे। अचानक से शीतल दीवार से लगी तो दीवार एकदम ठंडी थी और शीतल की गोरी पीठ जो सिर्फ ब्लाउज की डोरियों पर टिकी हुई थी, उस पर वो ठंडी दीवार लगते ही वो हल्की सी सिसक उठी। शीतल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, देखिए मिस्टर भोसले, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकते। कल मेरी शादी है, इसीलिए आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, चुपचाप चले जाइए यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन किसी को बुलाना पड़ेगा। रजत बोला, अच्छा सच में तुम किसी को बुलाओगी? अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ किसको बुलाती हो तुम। लगाओ आवाज़ जिसको लगानी है। उसकी बात सुनकर शीतल के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो कैसे ही किसी को आवाज़ लगा सकती थी। अगर कोई उन दोनों को ऐसे देखता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। घर पर इस वक्त सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि बाहर के सभी मेहमान वहाँ मौजूद थे और शीतल नहीं चाहती थी कि किसी के सामने उसका और रजत का तमाशा बने। रजत दीवार पर अपना हाथ रख शीतल के ऊपर हल्का सा झुका और बोला, क्या हुआ, अब नहीं बुलाना किसी को? मैं भी तो देखूं कौन आता है जो मुझे तुम्हारे साथ हल्दी सेलिब्रेट करने से रोक सकता है। रजत उसके चेहरे पर थोड़ा और झुकते हुए बोला, इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें मुझसे? तुम वही हो ना जो मेरी बाहों में आकर पिघल जाती थी, मुझे खुद को सौंप देती थी। मेरा चूना भी तुम्हें पागल कर देता था और अब मेरे आसपास आने से भी तुम डर रही हो। शीतल गहरी सांस लेकर बोली, आपने हालात ही ऐसे बना दिए हैं मिस्टर भोसले कि अब मुझे सच में आपसे डर लगने लगा है। रजत बोला, अच्छा ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, बताना जरा। शीतल बोली, आपने मुझसे भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर भोसले कि आपने क्या किया है मेरे साथ। अगर आपने कुछ किया ही ना होता तो आज हम दोनों इस सिचुएशन में ही ना होते। रजत मुस्कुराया और बोला, नहीं गलत कह रही हो तुम। अगर कुछ ना भी हुआ होता तो भी हम दोनों इस सिचुएशन में ज़रूर होते। आज का दिन होता या नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन ये सिचुएशन तो हम दोनों के बीच होनी ही थी। शादी तो होनी ही थी, हल्दी भी होनी थी और हल्दी होनी ही थी तो ऐसी हल्दी तो बहुत ही ज़्यादा होनी थी। ये बोलते हुए वो शीतल की ब्लाउज़ की डोरियों के साथ खेलने लगा तो शीतल की धड़कनें और भी ज़्यादा शोर करने लगी। वो धीमे से बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज़, प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए ना, ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे परेशान मत कीजिए। क्यों नहीं मान रहे आप मेरी बात? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके ब्लाउज की डोरियाँ पूरी खोल दी और वो ब्लाउज शीतल के ऊपर से ढीला हो गया। अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि रजत उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी भी मेरे इरादे नहीं समझी हो। चिली फ्लेक्स पर कोई बात नहीं, समझ जाओगी। उसकी बात सुनकर अब शीतल के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो रजत को अपने इतना करीब महसूस कर सिहर रही थी। उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। रजत ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा तो शीतल तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले। रजत बोला, मुझे तुम्हें हल्दी लगानी है। ये बोलकर उसने एक पल में उसका ब्लाउज को खींच दिया तो शीतल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में अब नमी तैर गई। रजत बोला, जानती हो तुम कि नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें किसी और का, तो क्यों कर रही हो ये सब? क्यों नहीं कह देती कि नहीं करोगी अब ये शादी? तुम कर ही नहीं सकती ये शादी। चिली फ्लेक्स तुम हो ही रजत भोसले की, तो किसी और के साथ मंडप में बैठ भी कैसे जाओगी?
कैसे ले लोगी किसी और के साथ फेरे, जब तुम्हारे सिर्फ जिस्म पर ही नहीं तुम्हारी रूह पर भी इस रजत भोसले का हक है। तुम पागल हो इस रजत भोसले के लिए, तो फिर कैसे किसी और से प्यार करोगे। अब रजत ने अपना हाथ हल्दी से भरा हुआ बाउल में रखा और उस हाथ को शीतल की गर्दन पर रखा तो उसकी सांसों का शोर पूरे कमरे में गूंज उठा और उस शोर को सुनकर रजत भी पागल सा होने लगा। उसका तेजी से ऊपर नीचे हो रहा सीना देखकर रजत मदहोश होते हुए बोला, अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या चिली फ्लेक्स। उसकी बात सुनकर शीतल रजत को देखते हुए बोली, पर ये प्यार नहीं है मिस्टर भोसले। जैसे ही उसने कहा रजत ने उसे पलटकर उसके सीने को दीवार से लगा दिया और उसकी पीठ को उसके बालों से हटाकर उसकी पीठ पर चूमते हुए बोला, अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है, बताना ज़रा मुझे, मैं भी तो जानूं तुम्हें। हम दोनों के बीच प्यार महसूस नहीं होता तो और क्या महसूस होता है। शीतल रोते हुए बोली, सिर्फ जिस्म की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। रजत उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए बोला, अगर ये जिस्म का प्यार होता तो मैं भी कब का तुम्हें हासिल कर चुका होता। अगर तुम मुझे मना भी करती ना तो भी मैं ना खुद को रोकता और ना तुम कुछ कर पाती। ये जिस्म का प्यार नहीं है चिली फ्लेक्स, ये तो वो प्यार है जो शुरू से जिस्म से हुआ था, लेकिन पहुँच तो दिल तक गया। ये बोलते हुए उसने गर्दन के पीछे लव बाइट देना शुरू किया तो शीतल दर्द से सिसकियाँ भरने लगी। रजत की बातों ने अब उसे और भी ज़्यादा पागल कर दिया था। रजत उसकी पीठ पर बड़े प्यार से किस करते हुए बोला, तुम जानती हो चिली फ्लेक्स, ये जिस्म का प्यार नहीं, अगर होता तो मेरी आँखों में तुम्हारे लिए और तुम्हारी आँखों में मेरे लिए ये आंसू कभी नहीं आते। ये बोल वो शीतल को अपनी तरफ घुमा लिया। शीतल की आंखों में आंसू बता रहे थे कि वो आज भी रजत के लिए रो रही है। रजत उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम मुझसे, बस तुम जिद पर अड़ी हो कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। पर एक बार अपने दिल से पूछो कि क्या तुम मुझे नाराज़ हो। ये बोलकर वो उसके सीने की तरफ देखने लगा तो शीतल ने अपना चेहरा घुमा लिया। रजत मुस्कुरा के बोला, मुझे तो छोड़ो, तुम तो मेरी नज़रों को भी महसूस करती हो चिली फ्लेक्स। कभी ये एहसास किसी और के साथ हो सकता है क्या। तुम्हें जवाब दो मुझे। उसका सवाल सुन शीतल ने वापस उसकी तरफ देखा और कुछ पल उसे देखती रही। रजत एक बार फिर से मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, दो ना मुझे जवाब सिली गर्ल, क्या मेरा प्यार तुम्हें किसी और से मिल सकता है या फिर मेरे लिए जैसे तुम बेसब्र हो रही हो वैसे किसी और के लिए हो सकती हो क्या। शीतल ने अपना सर ना में हिलाया तो रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने शीतल को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथटब की तरफ बढ़ गया। रजत ने उसे बाथटब में लिटाया और फिर अपनी शर्ट को उतारकर साइड में फेंक दिया। रजत बाथटब के अंदर आया और शीतल के ऊपर झुकने लगा। जैसे ही वो शीतल के होठों पर अपने होठ रखने लगा, शीतल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रजत ने उसके हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, अगर प्यार नहीं करती तो बेशक से रोक लो, लेकिन अगर करती हो तो रोकना मत। शीतल के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए और रजत ने उसे बाथटब के ऊपर लगा दिया। जैसे ही अब दोनों के होठ मिले, दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। शीतल के हाथ अब खुद ब खुद रजत के बालों में चलने लगे। रजत उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर कभी उसके गालों को प्यार से चूमता तो कभी उसकी गर्दन को तो कभी कंधे को। रजत अपना हाथ शीतल के पेट पर चलाते हुए शीतल के लहंगे की डोरी खोली तो शीतल उसे यूं घूरकर देखने लगी। शीतल को घूरते हुए देखकर रजत उसे देख मुस्कुराया और कुछ ही पलों में उसने शीतल का लहंगा बाथटब से बाहर फेंक दिया। उसके खुद के कपड़े भी अब उसके जिस्म से अलग हो चुके थे और दोनों बाथटब के पानी के अंदर एक दूसरे में समाने लगे थे। शीतल को जब अपने जिस्म में दर्द महसूस हुआ तो रजत बोला, दर्द हो रहा है क्या। शीतल मदहोशी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, दर्द ही तो देते हो आप।
रजत मुस्कुराया और बोला, सॉरी, लेकिन ये दर्द तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी दूंगा और तुम्हें भी पूरी ज़िंदगी झेलना ही पड़ेगा। शीतल और भी ज़्यादा गहरी सिसकियाँ लेने लगी। उसके फड़फड़ाते हुए होठ को रजत ने एक बार फिर से अपने होठों में लिया और इस बार वो थोड़ा और वाइल्ड होकर उसे प्यार करने लगा। शीतल दर्द से तड़प रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द खत्म हुआ और रजत का प्यार उसे सुकून देने लगा। बाहर जहाँ एक तरफ हल्दी का रंग बिखरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम के अंदर रजत और शीतल दोनों एक दूसरे के प्यार में रंगे हुए थे। तकरीबन 2 घंटे एक दूसरे के अंदर यूं ही समाये रहने और कभी एक दूसरे को हल्का हल्का दर्द देते तो कभी दोनों के चेहरे पर सुकून उतर आता। शीतल पूरी तरह से रजत के सीने में सिमटी हुई थी। वो अभी तक रजत के एहसासों बाहर नहीं आई थी और उन दोनों के शरीर अभी भी एक दूसरे में सिमटे हुए थे। रजत ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई लव यू शीतल। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में प्यार करते हैं आप मुझसे? रजत मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, क्या अभी भी कोई शक है तुम्हें? अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ मैं तुम्हें, बस तुम अपना प्यार मुझे दे दो। शीतल तुरंत बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका, सिर्फ आपका प्यार चाहिए और आपका नाम चाहिए। नहीं बनना मुझे आपकी मिस्ट्रेस, नहीं बनना आपके बच्चों की नैनी, नहीं बनना मुझे आपकी पर्सनल असिस्टेंट, मुझे आपकी बीवी बनना है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भले ही शावर चल रहा था, लेकिन रजत के उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना सा, कल मंडप में हम दोनों की शादी होगी। शादी तो मैं तुम्हारी वैसे भी नहीं होने देता, लेकिन अब तो शादी होगी, बस दूल्हा बदल जाएगा। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच बोल रहे हो ना मिस्टर ग्रीन आइज? रजत मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा हर शक कल दूर हो जाएगा। इतनी तुम इस शादी के लिए बेसब्र नहीं हो रही हो जितना मैं। अब ये रजत भोसले तुम्हें अपनी बीवी शीतल रजत भोसले बनाकर ही रहेगा। रजत ने उसे अपने सीने से लगाया तो शीतल ने भी उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी और रजत के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जैसे जितना ठीक सब कुछ लग रहा है उतना ठीक तो हो नहीं सकता। उसका दिल अंदर से कांप रहा था। रजत ने एक बार फिर से उसे खुद से अलग किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम्हें जितनी मर्जी प्यार कर लूँ, मेरा तो मन ही नहीं भरता। उसकी बात सुनकर शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो रजत मुस्कुराते हुए बोला, आई नीड यू अगेन। शीतल तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पेन हो रहा है मिस्टर भोसले। रजत बोला, क्यों पेन हो रहा है और कहाँ पेन हो रहा है? शीतल बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पेन हो रहा है? क्या आपको नहीं पता कि मुझे कहाँ पेन हो रहा होगा? रजत के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, नहीं, मुझे तो जानना है कि तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। बताओ, जल्दी बताओ ना, कहाँ पेन हो रहा है तुम्हें? शीतल बोली, क्या मिस्टर भोसले, अब परेशान मत कीजिए मुझे। अगर आप यूँ ही मुझे परेशान करेंगे ना तो बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरा सर दर्द ज़रूर करने लगेगा। अब जाइए और जाकर कपड़े पहनिए और मुझे भी कपड़े पहनने दीजिए। ये बोल वो सामने रखे हुए बाथरोब को हाथ लगाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और वो उसे वापस दीवार से लगाकर बोला, आई एम सो सॉरी चिली फ्लेक्स। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो थोड़ा दर्द और बर्दाश्त करना पड़ेगा। शीतल तुरंत बोली, क्या आप मुझे दर्द देंगे? रजत उसके ऊपर झुकते हुए बोला, दर्द से ज़्यादा प्यार दूंगा तुम्हें। ये बोल अब रजत के होठ लगातार शीतल की गर्दन पर चल रहे थे और शीतल हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी। उसकी वो गर्म सांसें एक बार फिर से बाथरूम में गूंजने लगी थी, लेकिन इस बार रजत उसे सिर्फ किस किए जा रहा था, कभी उसकी गर्दन पर, कभी कंधे पर, उसके पेट पर, उसकी पीठ पर।
वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब रजत शीतल से अलग हुआ तो शीतल उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। रजत मुस्कुराया और बोला, कहा तो था तुमसे, दर्द नहीं प्यार दूंगा तुम्हें। ये बोलकर जब उसने उसके माथे को चूम लिया तो शीतल के चेहरे पर सुकून उतर आया। ऐसा रजत तो उसके ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। जो फिलहाल उसे मिल रहा था वो एक झटके से रजत के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर भोसले, बहुत बहुत बुरे। बहुत परेशान किया है आपने मुझे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रजत बोला, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हारी माफ़ी का वेट करूँगा? अब तो दिल वाले दुल्हनिया हम लेकर ही जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए शीतल से बोला। तो शीतल बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे मिस्टर ग्रीन आइज़ ही हैं ना, जो एकदम अकड़ू सड़ू और एटीट्यूड वाले हुआ करते थे। रजत बोला, तुमने बदल कर रख दिया है मुझे, तुमने जानवर को एक बार फिर से इंसान बना दिया। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। शीतल बोली, पहले मुझसे शादी कीजिए, फिर देखूंगी आपका ये थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं। रजत बोला, एक तो तुम्हारा ये शक कभी जाता ही नहीं, कल शादी के मंडप में पता चलेगा कि तुम्हें ये तुम्हारा रजत भोसले सच में कितना बदल गया है। ये बोलकर वो मुस्कुराया और फिर उसने खुद को टॉवल से लपेटा और शीतल को बाथरूम पहनाकर उसे बाहर ले आया। रजत और शीतल दोनों ही बहुत थक चुके थे, इसीलिए रजत ने शीतल को एक हल्का सा शर्ट और लोअर पहनाया। फिर उसे थोड़ी देर रेस्ट करने का बोल उसने खुद अपने कपड़े पहने और रूम से बाहर निकल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा मिस्टर ग्रीन आइस कि मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आप सच में मुझे मिलने वाले हैं, हमारी शादी होने वाली है, मैं आपकी बीवी बनूंगी। बस जल्द से जल्द ये ख्वाब मेरा पूरा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, ये शादी तो शायद मैं कर भी न पाती, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद कर रही थी। अब कोई जिद नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्यार होगी। कुछ ही देर में शीतल गहरी नींद में जा चुकी थी। शाम के तकरीबन 6 बजे शीतल की आंखें खुली तो वो तुरंत बेड पर उठकर बैठी और गुस्से से खुद से बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है मिस्टर ग्रीन आइज, आपकी वजह से ही मुझे उठने में इतनी देरी हो गई। ओ गॉड, माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और आयश कहीं रो रहा होगा तो वैसे तो माँ उसे संभाल लेगी, लेकिन फिर भी। ये बोलते हुए वो जल्दी से बेड से उठी और जल्दी से कपड़े बदलने लगी। रात को संगीत का फंक्शन था और उसे संगीत के लिए भी तैयार होना था। अब तो वो अपने संगीत के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। शीतल कपड़े बदलकर जल्दी से नीचे आई तो देखा कामाक्षी जी आयांश को अपनी गोद में लेकर हॉल में ही डोल रही थी। जैसे ही उसने शीतल को देखा वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आज तो तुम्हारी नींद बड़ी देर से पूरी हुई। उसे यूं शर्माते हुए देख कामाक्षी जी बोली, क्या हुआ, आज कुछ अलग है क्या, जो नींद की बात करते ही ऐसे शर्माने लगी। पक्का तुम नींद ही पूरी कर रही थी ना, या कुछ और। उन्हें यूँ बात करते शीतल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो कामाक्षी जी मुंह दबाकर हंसने लगी। उन्हें यूँ हंसते हुए देख शीतल को अब उन पर शक होने लगा। तभी उनकी नज़र पीछे खड़े रजत पर गई तो वो सारा माजरा समझ गई। मतलब रजत ने कामाक्षी जी को सब बता दिया। उसके एक्सप्रेशन देखकर कामाक्षी जी मुस्कुराते हुए बोले, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मैं तुम्हें उठाने जा रही थी तो तुम्हारे ग्रीन आइज़ ने मुझे रोक दिया और बोला कि तुम थक चुकी हो। शीतल शर्माते हुए बोली, वो ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, जैसा आप सोच रही हैं। कामाक्षी जी तुरंत बोली, मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं सोच रही हूँ। अब ये बताओ कि संगीत में क्या करोगी, विराट को अभी बता दे क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता सच में रजत तुम दोनों की शादी होने देगा, और अब तो तुम दोनों भी ये शादी नहीं करना चाहते।
वो कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं क्या करूँ, विराट को क्या कहूँ। बाहर सभी मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। अगर विराट को कहूँगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। कामाक्षी जी ने कुछ ही दूर पर खड़ी प्रिया को देखा और उसे इशारे से अपने पास बुलाया और आयांश को उसे दिया। प्रिया आयांश को लेकर वहाँ से चली गई। कामाक्षी जी ने शीतल का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर आई। रजत वहीं पर खड़ा था। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले वहाँ पर आया तो कामाक्षी जी उसे घूरते हुए बोली, क्या मैं शीतल से अब अकेले बात भी नहीं कर सकती क्या? रजत बोला, नहीं कर सकती हो आप, मुझे शीतल से काम है, चलो चिली फ्लेक्स मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने शीतल को अपने साथ चलने का इशारा किया तो शीतल तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले परेशान मत कीजिए, अब जाइए यहाँ से, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। रजत गुस्से से बोला, अब तुम दोनों ने कोई फालतू की प्लानिंग प्लॉटिंग की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। शीतल कुछ नहीं बोली और माँ से बोली, माँ इनका कुछ नहीं हो सकता, आपके बेटे का इनका एटीट्यूड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कामाक्षी जी हंसी और बोली, ये एटीट्यूड तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो गई है ना। अब मुझे ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। उसके चेहरे की वो मंद मंद सी मुस्कुराहट कामाक्षी जी को उसका फैसला बता रही थी। कामाक्षी जी ने उसका हाथ अब और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और बोली, मुझे पता ही था तुम दोनों की ये नाराज़गी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। अब तुम मेरी बात सुनो, विराट से मैं बात करती हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। विराट समझदार है, वह ज़रूर समझेगा कि कई बार इंसान कुछ फ़ैसला ले लेता है, लेकिन वो फ़ैसला वो कभी दिल से नहीं अपना पाता और भलाई इसी में है। जो फ़ैसला जल्दबाजी में लिए गए उन्हें सुधार लिया जाए। शीतल ने अपना सिर हाँ में हिलाया दो। कामाक्षी जी की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तभी प्रिया वहाँ आई। शीतल और कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, सर ने आप दोनों को बाहर संगीत नाइट में बुलाया है और उन्होंने कहा है कि शीतल मैडम को तैयार करने के लिए। कामाक्षी जी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, तुम जल्दी से प्रिया के साथ अपने कमरे में जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, तब तक मैं आयांश को संभालती हूँ। यहाँ पार्टी में विराट मौजूद था और श्रेया भी वहीं पर थी। हर्षवर्धन जी सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे और रजत भी गेस्ट से मिलने में बिजी था। कुछ देर बाद शीतल भी पीच कलर का लहंगा पहने पार्टी में आई तो रजत ने उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़र पीछे खड़े विराट पर गई तो उसकी तरफ ही देख रहा था। शीतल धीरे से बोली, विराट देख रहा है हमें, आपने उससे बात की क्या? रजत बोला, तुम्हें लगता है कि मैं किसी की सोच के बारे में सोचूंगा? आई डोंट केयर किसी को क्या लगता है और क्या नहीं, कोई क्या सोच रहा है और क्या नहीं। मुझे ये संगीत नाइट हम दोनों की वेडिंग के तौर पर सेलिब्रेट करनी है तो मैं करूँगा। फिर किसी का दिल टूटता है या फिर फूटता है, आई डोंट केयर। अपनी बात कहते हुए अब रजत ने अपना हाथ पीछे किया और शीतल को कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लिया। विराट तुरंत पर वहाँ पर आया और शीतल की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है शीतल, आज हम दोनों की संगीत नाइट है तो तुम रजत के साथ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, आज मुझे तुम्हें अपने कुछ खास मेहमानों से मिलवाना है। ये बोलते हुए उसने शीतल का हाथ पकड़ लिया तो रजत ने विराट का हाथ शीतल के हाथ से हटाया और शीतल के आगे खड़े होकर विराट की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा मेरी चिली फ्लेक्स की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा मैं। विराट गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी चिली फ्लेक्स नहीं है, वो अब मेरी शीतल है, मेरी होने वाली बीवी है वो। उसकी तरफ नज़र उठाकर तो क्या, अब पूरी ज़िंदगी उस पर सिर्फ मेरा हक है, साइड हटो मेरे सामने से। ये बोलते हुए उसने रजत के कंधे पर अपना हाथ रखा तो रजत गुस्से से विराट के हाथ की तरफ देख रहा था। रजत कुछ कहता उससे पहले ही शीतल उन दोनों के बीच आई और विराट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विराट। विराट बोला, लेकिन अभी बात करने का वक्त नहीं है,
हमारी शादी की म्यूजिक नाइट है और शीतल, आज मैं इस नाइट को बात करके या बहस करके बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं इस नाइट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। रजत ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे। प्रिया और श्रेया दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रिया ने श्रेया को सब कुछ बता दिया था। वहीं कामाक्षी जी भी हैरान थी कि रजत इतनी आसानी से शीतल को विराट के साथ कैसे जाने दे सकता है। विराट शीतल को लेकर स्टेज पर आया। विराट ने जिस तरह से शीतल का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे डर लग रहा था कि रजत कहीं वहाँ विराट का हाथ ही ना तोड़ दे। रजत बोला, आज की रात हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहता कि तुम आज किसी और के बारे में सोचो। तो लेट्स डांस और लेट सेलिब्रेट आवर म्यूजिक नाइट। ये बोलते हुए उसने शीतल की कमर पर अपना हाथ रखा। फिलहाल वहाँ पर लाइट्स ऑफ थी, लेकिन जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ वैसे ही लाइट्स भी ऑन हुई। शीतल धीमे से बोली, मेरी बात सुनो विराट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी वो बोल ही रही थी कि विराट ने चुटकी बजाई, जिसका मतलब था म्यूजिक ऑन। तभी म्यूजिक ऑन हुआ। ओ जैसी जल बिन मछली, रसलू सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। विराट एकदम हैरान रह गया, क्योंकि ये वो म्यूज़िक था ही नहीं जो उसने ऑन करने के लिए बोला था। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई, वहीं सामने की तरफ उसे रजत नजर आया, जो मुस्कुराते हुए शीतल की तरफ ही देख रहा था। वो शीतल के पास आया और उसके गाल पर अपना हाथ रख उसे बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखने लगा। तो विराट की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। उसने सामने की तरफ देखा, जहाँ पर सभी गेस्ट उन दोनों को उस सामने की तरफ देखा। आज विराट के भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। उन सब के बारे में सोचकर विराट को बहुत गुस्सा आ रहा था। शीतल धीमे से बोली, मिस्टर ग्रीन आइज। रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रख लूँ, मेरे पास आ, मेरे पास। उसने शीतल को गोल घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। विराट तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ही लाइट एक बार फिर से ऑफ हो गई और अगले ही पल जब लाइट ऑन हुई तो विराट स्टेज की दूसरी तरफ खड़ा था और उसने रजत के गार्ड्स को पकड़ रखा था। शीतल का सारा ध्यान रजत की तरफ था, जिसे अपना गार्ड शीतल के गाल पर रखा हुआ था। विराट ने तुरंत अपना हाथ जोर से उस गार्ड के चेहरे पर मारा और तुरंत शीतल की तरफ बढ़ा, लेकिन वो शीतल के पास आता उससे पहले ही अब रजत ने उसे अपने गोद में उठा लिया था। जैसे ही उसने शीतल को अपनी गोद में उठाया और उसे गोल गोल घुमाया, लाइट धीरे धीरे डिम होने लगी और फिर अचानक ही बिल्कुल बंद हो गई। विराट को वो अब दोनों दिखना ही बंद हो गए और वहीं रजत शीतल को लेकर वहाँ से साइड हट गया। वो उसे लेकर बैक स्टेज पर आया और शीतल के नीचे खड़ा कर दीवार से लगा दिया। शीतल के हाथ रजत के कंधे पर थे और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए रजत को देखकर बोली, ये आप क्या किए जा रहे थे मिस्टर ग्रीन आइज? एक बार मुझे विराट से तो बात कर लेने देते, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। रजत मुस्कुराया और बोला, नहीं, पहले तुम मुझसे बात करो। शीतल बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? रजत मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि रजत का फ़ोन बजने लगा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो फ़ोन को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। शीतल उसे देखकर बोली, क्या हुआ मिस्टर ग्रीन आइज, आप ठीक तो है ना? रजत ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम बाहर गार्डन की तरफ चलो, मैं अभी आया। शीतल बोली, लेकिन मुझे बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? किसका फ़ोन है? रजत बोला, मैंने कहा ना तुमसे, तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर आयांश और स्वीटी को संभालो, मैं थोड़ी देर में वहीं आता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन वो विराट के बारे में सोचते हुए बोली, अब मुझे जल्द से जल्द विराट से बात कर लेनी चाहिए, वरना विराट को और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। ये सोचकर वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अंकिता उसके सामने आकर रुकी।
शीतल ने अंकिता को तिरछी नज़रों से देखा और बोली, क्या हुआ, मेरे सामने आकर क्यों खड़ी हो गई? तो अंकिता ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल शीतल की आगे की। शीतल गुस्से से देखते हुए बोली, ये क्या है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और न ही मुझे तुम्हारी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। ये फाइल अपने पास रखो, मुझे मेरे मिस्टर ग्रीन आइस के पास जाना है। अब मेरा हाथ छोड़ो। अंकिता हंसी और बोली, क्यों हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हें ये फाइल देखने की? कोई डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें कि अभी अभी जो खुशियाँ तुम्हारे पास आई है वो तुमसे छीन न जाए? अभी 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 जो तुमने रजत पर विश्वास करना सीखा है, तुम्हारा वो विश्वास कहीं टूट न जाए। शीतल गुस्से से बड़ी जुबान संभाल कर बात करो। मैं मिस्टर ग्रीन आइस के बारे में अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें जो आग लगानी थी हम दोनों के बीच तुम लगा चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। अंकिता बोली, ये भी सही है, पर मुझे लगता है एक चांस तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। वो क्या है ना, तुमसे बात करने की दिलचस्पी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सच तुम्हें दिखाना मुझे अपना फ़र्ज लग रहा है। आखिर मैं भी तो एक लड़की हूँ, एक लड़की के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और ख़ास करके तब जब खुद ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ पर मुझे समझ में आया कि रिश्ते, प्यार और एक लड़की की इज्जत क्या होती है। शीतल ने उस फाइल की तरफ देखा और फिर उस फाइल को अपने हाथ में लिया, और जैसे ही उसने उस फाइल को खोलकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो फाइल अंकिता के प्रेगनेंसी रिपोर्ट की थी, जिसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी और प्रेगनेंसी टाइम 3 महीने से ज़्यादा का था। मतलब शीतल के इंडिया आने से पहले ही अंकिता प्रेग्नेंट थी। अंकिता बोली, तुम तो स्वीटी को लेकर यहाँ से चली गई थी, जिसके बाद रजत ने मुझे डिवोर्स दे दिया। लेकिन तुम तो जानती ही हो कि एक मर्द चाहे पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन आखिर में आता तो अपनी बीवी के ही पास है ना। बस रजत और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। तुमसे नफरत उसे मेरे करीब ला रही थी, और उन्हीं करीबियों का नतीजा है ये बच्चा जो इस वक्त मेरी कोख में पल रहा है। और रजत इस प्रेगनेंसी के बारे में जानता है, इसीलिए वो मुझे इस घर में लेकर आया है। शीतल बोली, तुम झूठ बोल रही हो ना? अंकिता मुस्कुराई और बोली, अच्छा मैं झूठ बोल रही हो तो तुम खुद जाकर रजत से क्यों नहीं पूछ लेती कि वो मुझे इस घर में क्यों लेकर आया है? जाओ और जाकर पूछ लो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और एक बात और बताऊं तुम्हें क्या लगता है कि रजत तुमसे कर सच में शादी करेगा? वो तुम्हारी शादी रोकेगा बिल्कुल भी नहीं। वो बस तुमसे बदला ले रहा है। तुमने स्वीटी को उससे छीन लिया था, वो तो बस इसलिए तुम्हें परेशान कर रहा है, वरना तुम कल खुद देख लेना कि ना ही वो तुम्हें शादी रोकने की कोशिश करेगा और ना ही खुद वो शादी करेगा। वो मुझसे शादी करेगा, वो भी जब तुम इस घर से दफ़ा हो जाओगी, जब अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ मिस शीतल, और हकीकत को देखो। रजत तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, और तुम रजत की बातों में आकर उस विराट को भी खोल देने वाली हो। और यही रजत तो चाहता है। जिस लड़की ने उसका सब कुछ छीन लिया, वो भी उससे उसका सब कुछ छीनना चाहता है। अंकिता की बात सुनकर अब शीतल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ रजत इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो परेशान होते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं जल्द से जल्द वहाँ आने की कोशिश करता हूँ। सामने से आवाज़ आई, हमारे पास वक्त तो नहीं है मिस्टर भोसले, आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँच जाइए, हमें आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रजत के चेहरे पर अब पसीना झलकने लगा था। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उस तरफ देखा जहाँ पर वो शीतल को छोड़कर आया था। वो उस तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी चिली फ्लेक्स, लेकिन मैं तुमसे बाद में फ़ोन पर बात कर लूँगा। फिलहाल मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये बोलकर वो तुरंत पार्किंग एरिया में आया और उसने गाड़ी में बैठते हुए नीरज को कॉल किया। नीरज ने जैसे ही
कॉल रिसीव किया। रजत ने उसे तुरंत किसी जगह पर आने के लिए कहा। म्यूजिक पार्टी अब ख़त्म हो चुकी थी। सुबह का वक्त मेंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था। आज शाम को विराट और शीतल की शादी होने वाली थी। कामाक्षी जी बार बार रजत को फ़ोन कर रही थी, लेकिन रजत का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। कल रात अंकिता की बातें सुनने के बाद शीतल अब उस म्यूजिक में एक पल नहीं रुकी और सीधा अपने रूम में आ गई। कामाक्षी जी रजत और शीतल को वहाँ पर ना देख सोच रही थी कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन आज सब उन्होंने जब पता किया कि रजत कल रात से जल्द मेंशन से कहीं बाहर चला गया था, तो कामाक्षी जी शीतल के कमरे में आई और बोली, रजत कहाँ है? शीतल बोली, मुझे नहीं पता माँ, शायद उनके मैनेजर को पता हो, आप नीरज से पूछ लीजिए। कामाक्षी जी तुरंत बोली, मैं सुबह से रजत को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। नीरज को भी कॉल किया तो कॉल भी नहीं लग रहा। शीतल बैंक से मुस्कुराई और बोली, ये तो मिस्टर भोसले का अंदाज है, वो कब क्या करते हैं किसी को कुछ बताते ही नहीं। कामाक्षी जी बोली, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? मेरा मतलब है, कल तुमने कहा था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब तुम रजत से शादी करना चाहती हो। तुम विराट से बात करने वाली थी, तो फिर अब तुम शादी से क्यों कर रही हो? शीतल बोली, ये आप मुझसे पूछ रही हैं माँ, आप तो जानती हैं ना आपके बेटे को मुझसे भी बेहतर। उनका तो काम ही है पल पल में बदलना, लेकिन अब मैं उनके साथ इस तरह से नहीं रह सकती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद लगा शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अब मेरी हर उम्मीद टूट चुकी है। आपको पता नहीं वो कहाँ है और क्या आपको लगता है कि इस वक्त उनका यहाँ से गायब हो जाना सही है? उन्हें पता था कि मेरी और विराट की शादी है, वो तो मेरी शादी विराट से कैसे होने दे सकते हैं? कल उन्होंने मुझे इस शादी से इनकार करने के लिए मना लिया, लेकिन आज खुद ही गायब हो गए। और ये तो मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ, जब उनका मन करता है तो मेरे पास आते हैं, लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा गायब हो जाते हैं। और सॉरी माँ, अब मैं उनकी ये सब हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे विराट से शादी करनी है और अब मैं इस शादी से पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगी। उसकी बात सुनकर कामाक्षी जी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो चाहती थी कि शीतल रजत का इंतज़ार करे। अगर रजत यहाँ पर नहीं है तो वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि रजत आखिर है कहाँ, तो वो शीतल को क्या ही कहती। तभी अंकिता वहाँ पर आई और बोली, तुम्हारे लिए ब्यूटिशियन आई है और उसे ब्यूटिशियन को कहना है कि उसे रजत ने तुम्हारे लिए भेजा है। शीतल ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर दो ब्यूटिशियन खड़ी थी जो शाम को उसका मेकअप करने के लिए आई थी। शीतल बोली, फ़िलहाल आप दोनों यहाँ आराम कीजिए, शादी शाम को है तो मैं आपको बता दूँगी जब मुझे रेडी होना होगा। अंकिता वहाँ से चली गई तो शीतल कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए माँ, शाम को शादी है तो आयांश और स्वीटी को भी आपको ही संभालना होगा। कामाक्षी जी वहाँ से चली गई। शीतल की शादी वो होने नहीं देना चाहती थी। हालांकि उन्होंने खुद इस शादी की मंजूरी दी थी, लेकिन अब उनका दिल कांप रहा था। शीतल अभी अभी बाथरूम से शावर लेकर आई और स्वीटी उसके पैरों में अकली पड़ गई और मायूसी से बोली, आपकी शादी हो रही है ना एंजल? शीतल ने स्वीटी को अपनी गोद में उठाया और बोली, हाँ, आज आपकी एंजल की शादी है। स्वीटी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ एंजल, ये शादी मत करो ना। डैड ने कहा था कि वो आपकी शादी किसी और से नहीं होने देंगे, वो खुद आपसे शादी करेंगे और आपको ही मेरी मम्मा बनाएंगे, लेकिन डैडी तो यहाँ पर है ही नहीं। प्लीज़ आप तब तक रुक जाओ जब तक डैडी नहीं आ जाते। शीतल बोली, सॉरी स्वीटी बेटा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आपकी एंजल को ये शादी तो करनी ही पड़ेगी, पर आपकी एंजल आपसे एक प्रॉमिस करती है कि आपकी एंजल आपकी मम्मा हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। आप कभी भी अपनी एंजल के पास आ सकती है और जब से आप अपनी एंजल को अपनी मम्मा ही बुलाओगी ना।
स्वीटी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। शीतल ने भले ही कहने के लिए कह दिया था कि वो ये शादी तो ज़रूर करेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी और उसकी बेचैनियाँ भी। रजत मेंशन में ना होना, उसका फ़ोन भी रिसीव ना करना एक तरफ शीतल को परेशान कर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी उम्मीद भी टूटती जा रही थी। शादी के मुहूर्त में कुछ ही वक्त बचा रह गया था। शीतल का फ़ोन बजा। शीतल के फ़ोन पर विराट का कॉल आते देख उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी उसने कॉल रिसीव किया। सामने से विराट की आवाज़ आई, बस सिर्फ कुछ घंटे और उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी शीतल, मैं बहुत खुश हूँ। शीतल ने सिर्फ हाँ कहा। विराट तुरंत बोला, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? वो कुछ कहती उससे पहले विराट बोला, बहुत वक्त हो गया तुम रजत की बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रही हो। मेरे पास कोई हक नहीं था, इसलिए आज तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब जब तुम मेरी बीवी बनने वाली हो और जब मैं उस इंसान को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ पर ना ही रजत तुम्हें परेशान करेगा और ना ही तुम्हें कभी रजत की याद आएगी। रजत की यादों से दूर जाने का सोचकर शीतल बस एक बार फिर से फीका सा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे दिल कह रहा था कि उसकी यादों से तो कभी शीतल को रिहाई मिल ही नहीं सकती। विराट मुस्कुराते हुए बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में हम सब लोग मेंशन पहुंच जाएंगे। आई लव यू शीतल। ये बोलकर विराट शीतल के जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन शीतल ने बिना कुछ कहे ही सामने से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विराट अपने फ़ोन की तरफ घूरते हुए बोला, कल रात जब मैंने तुम्हें रजत के साथ डांस करते देखा तो मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया शीतल, लेकिन नहीं, आज ये शादी होगी और ज़रूर होगी, और तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं ये जानकर तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब बस जल्द से जल्द हम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं सच में रजत का साया भी तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।